जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। माँ बनना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। ये जितनी बड़ी एक गिफ्ट है उतनी ही बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो माँ पर आती है। इस वक्त ज़रूरी हो जाता है कि इन 9 महीने में आप किस तरीके से अपना देखभाल कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप खुद की देखभाल करती हैं वो आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आज स्वास्थ्य चर्चा की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो प्रेगनेंसी के 9 महीने होते हैं इसमें क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अगर कुछ समस्या हो गई है तो उस पर क्या कुछ निदान हो सकती हैं उसकी, महिलाओं को अपने खान पान पे किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, क्या कुछ इन्फेक्शंस की समस्या इस वक्त होती है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही होम्योपैथी की इसमें क्या एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत हम इस जो समस्याएँ हैं या फिर जो कॉम्प्लिकेशंस है जो प्रेगनेंसी के दौरान उठती हैं उसे हम क्योर करें। ये डिस्कशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप WHO के रिपोर्ट्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि हर दिन 850 महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में हो रहे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जिनकी जान चली जाती है। इसीलिए स्वास्थ्य चर्चा की आज की कड़ी में हमारी चर्चा इसी पर होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी। डॉक्टर प्रियंका, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जैसा कि हमने कहा कि ये जो गिफ्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और किस तरीके से आप इन 9 महीने अपनी देखभाल रखते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले तो एक बार जब महिला को पता चलता है कि वो पेट से है या फिर जो प्रेगनेंसी का समय शुरू होता है, किस तरीके से वहाँ पे क्या कुछ फर्स्ट अर्ली स्टेप्स हैं जो लेने की ज़रूरत होती हैं? ये तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि बहुत खुशी की बात है। पूरी फैमिली बहुत खुश होती है कि चलो नन्ना मेहमान आने वाला है। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के बारे में तो आपने सुना होगा कि 9 महीने की पूरे प्रोसेस होती है जिसको हम 40 वीक्स पे भी डिवाइड करते हैं। प्रेगनेंसी को हमने 3 ट्राइमेस्टर पे डिवाइड किया हुआ है। 1 से 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर हम 13 वीक से लेके 26 वीक तक देखते हैं, और जो लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है उसमें हम 27 वीक से 40 वीक्स तक देखते हैं। जब भी आपने अपना एक पीरियड मिस किया है, आप घर पे अपना यूरिन टेस्ट से देख सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमने ये देखा हुआ है कि हम लोग छुपाते हैं कि अभी रुक जाओ, नॉर्मल है, और 3 महीने के बाद जाएंगे। ये नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, नॉर्मल सिम्टम्स के अलावा भी कुछ ऐसे एबनॉर्मल सिम्टम्स आते हैं जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और मिस कैरेज ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। कई बार क्या होता है कि अगर आपको यूट्रस में बहुत इन्फेक्शन है, आपको नहीं मालूम है ये बातें, तो प्रेगनेंसी यूट्रस में ना हो के ट्यूब्स में हो जाती है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं और ट्यूबुलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। जब ये प्रेगनेंसी बढ़ने लगती है तो आपके ट्यूब्स फट जाते हैं और माँ की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है और वो जान भी गंवा सकती है। तो आप हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको कंफर्म कर देगा। उसके बाद 6 to 8 वीक्स में आपको वापस दूसरा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के लिए जाना होता है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे में हार्ट बीट्स आए हैं कि नहीं आए हैं। कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन हार्ट बीट्स नहीं आई है, इसको हम मिस अबॉर्शन भी बोलते हैं, फिर आपको आगे प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है। तो आप ये सोच के घर पे नहीं बैठेंगे कि मैंने प्रेगनेंसी हो गई है, अब हम 3 महीने 4 महीने के बाद जाएंगे या 9 महीने में दिखाएंगे। नॉर्मल अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बहुत थकान, वीकनेस लगेगी, नौशिया, वॉमिटिंग, उल्टी बहुत ज़्यादा होगी। कई बार लोगों में डिहाइड्रेशन देखा गया है क्योंकि वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, कमज़ोरी हो जाती है, और इसमें भी कई बार मिसकैरेजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको वॉमिटिंग देखना होगा, आपका बीपी देखना होगा, आपको शुगर लेवल चेक करने पड़ेंगे, और यूटीआई, बार बार आपको यूरिन में जलन तो नहीं हो रही है। ये कारण से भी कई बार क्या होता है, अबॉर्शन बढ़ जाते हैं, जिसको हम मिस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। फर्स्ट वीक में आप बहुत हेवी सामान का कुछ काम नहीं करें, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को नहीं मालूम होता है कि उनका यूट्रस कैसा है या अंदर इन्फेक्शन था, और अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ये तो नॉर्मल सिम्टम्स हो गए, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, दवा से नहीं ठीक हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको एक स्कैन करवाना होगा। थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है पहले से और प्रेगनेंसी में भी बढ़ा रहा, एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा है तो आपने कंसीव किया है, तब भी एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको कुछ वायरल इन्फेक्शन है, साइटोमेगाली है, रूबेला है, तो कई बार एबॉर्शंस होते हैं, और अगर नहीं हुआ अबॉर्शन तो बच्चे में विकृतियाँ देखी जाती हैं बाद में।
तो आप हमेशा अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और ये सब रूल आउट करें। अगर आपको पुराना देखा है आपने कि प्रेगनेंसी हुई थी और हर 2 महीने 3 महीने में आपका अबॉर्शन हो रहा है, तो मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि इस बार प्रेग्नेंट होने से पहले आप एक डॉक्टर को दिखाएं, अपना सारा जांच करवाएं कि कहीं आपको इन्फेक्शन तो नहीं था जिसके कारण बार बार आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद ही आप फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए जाएं। अगर अब हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में, तो जितनी प्रॉब्लम्स आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थी, उल्टी आना, थकान लगना, जी मचलाना जिसको हम बोलते हैं, खाना खाने में बिल्कुल रुचि नहीं है, सोने का मन करता है, ये काफ़ी हद तक सेकेंड ट्राइमेस्टर में ख़त्म हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है जहाँ प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो आराम से खा सकती है, रिलैक्स कर सकती है, अपने आप को पैम्पर कर सकती है, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए होते हैं। अगर हम अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखें कि क्या पॉजिटिव है, जो नॉर्मल है, तो उसमें हम देखेंगे कि आपका अब स्किन ड्राई होने लगी है, क्योंकि अब आपका जो यूट्रस है, बच्चा जो है वो बढ़ने लगा है। तो अब आपको जो पेट है वो दिखना विजिबल हो जाता है, स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा दिखेंगे, कई बार जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपको पानी का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है तीनों ट्राइमेस्टर में। अनीमिया, आयरन की कमी अब यहाँ पर कम होने लगती है आपके बॉडी में, तो अब आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको कैल्शियम आयरन बनने के लिए। बच्चों के अगर हम देखें तो कुछ एनिमलीज टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड टेस्ट भी होता है और स्कैन भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महंगे टेस्ट है, तो कुछ लोग इसको नहीं करवाना चाहते हैं, बट इन टेस्ट को करवाने से फ़ायदा ये है कि बच्चे में आने वाली कोई भी विकृति, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया है, बच्चे के हाथ पैर डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए, बच्चे का हार्ट सही बना है कि नहीं बना है, बच्चे को किडनी है कि नहीं है, ये सब इसमें बहुत अच्छे से स्कैन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आधे से ज़्यादा लोग इंडिया में या डेवलपिंग कंट्री में नहीं करवाते हैं। तो ये डाउन सिंड्रोम है नहीं है, आगे कुछ और प्रॉब्लम है कि नहीं है, आप ये भी यहाँ पे स्कैन आराम से कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया। अगर आपको सडनली सूजन दिखती है, बीपी आपका बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, या आपका थायराइड लेवल बढ़ गया है, अचानक से आपने देखा कि मेरा वेट गेन हो रहा है, आज आप आराम से सोए, कल सुबह उठे तो आपके फेस में स्वेलिंग, हाथ पैर में स्वेलिंग है, तो फिर आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको फिर इसके अलावा जांच करवाएंगे और जो भी संबंधित बीमारी होगी या कॉज होगा उसके लिए आपको दवा देंगे। ये सबसे सेफ़ है ट्राइमेस्टर, इसमें आप खुश रहें, रीड करें और रिलैक्स करें। अगर अब हम बात करें लास्ट ट्राइमेस्टर की, जो कि हमारा 27 वीक से लेकर के 40 वीक तक जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, इसमें दिक्कतें बढ़ जाती हैं क्योंकि अब जो आपका पेट है वो आपके छाती तक आ गया है, तो बार बार आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, आप बार बार बाथरूम ज़्यादा जाएंगे, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगा, सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, सोने में तकलीफ होगी, बॉडी पेन होगा और बैक पेन बहुत ज़्यादा होगा। ये आपके नॉर्मल सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर इसमें आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, यूरिन में जलन है, बार बार तो आप जा रहे हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, शुगर लेवल हाई है आपका, या तो आपका बीपी हाई हो गया या सडनली लो हो गया, चक्कर आने लगे, कई बार क्या होता है कुछ पेशेंट्स में हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर होता है, या आँख के सामने अचानक से धुंधला छा जाता है, ऐसे कंडीशन में आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएँ क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। कई बार प्री टर्म लेबर के भी कारण ये हो सकते हैं, मतलब बच्चा अपने टाइम से पहले भी आ सकता है। तो प्री टर्म लेबर ना हो उसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर हम बोलें तो अल्कोहल मत लीजिए, आप रेगुलर मील लीजिए अपना घर का बना हुआ, तो प्री टर्म लेबर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पूरे 9 महीने अच्छे से देखनी है। और अगर ये जो मैंने आपको साइन सिम्टम्स बताए हैं जो एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, उस पर अगर आपको ध्यान देना है, अगर आपको कभी भी लगता है कि ऐसे कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को मिलें। लास्ट मंथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे का मूवमेंट बहुत ज़्यादा आपको पता चलता है। कुछ लेडीज़ को नहीं समझ में आता है कि बच्चों का मूवमेंट है कि नहीं है 8वें-9वें महीने में, और कई बार उस कारण से गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो जाती है। तो आपको रोज़ दिन में 2 से 3 बार एक समय निकालना है, लेफ़्ट करवट में लेटना है आराम से, एक समय रोज़ देखिए और देखिए कि आपके बच्चे का मूवमेंट है कि नहीं है, और ये हर 3 घंटे में एक दिन में आपको करना है। इससे आप कंफर्म रहेंगे कि बच्चा अंदर सुरक्षित है। और आपके जो एंटीनेटल केयर है वो आप कंटिन्यू डॉक्टर के पास विजिट करें। कई बार हमने ये भी देखा है कि घर में लोग बोलते हैं कि अरे अभी टाइम है, पेन हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाते हैं या रास्ते में बच्चा हो जाता है। तो आप अपने 8वें महीने से डॉक्टर को रेगुलर चेकअप करवाएं। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपकी डेट क्या है, आपको कब कब जाना चाहिए। डॉक्टर एग्जामिन करता है और आपको सही गाइड कर सकेगा। इससे आप भी सही रहेंगे, जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहेंगे। बिल्कुल।
एक तो क्या है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपने ये तीनों ही ट्राइमेस्टर जो है हमारे दर्शकों को समझाया। इस वक्त खान पान जो है, आपकी डाइट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और जैसा आपने कहा कि तीनों ही ट्राइमेस्टर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। पहले में आप नॉशियस हैं तो अगर आप कुछ खा रहे हैं तो वो निकल जा रहा है, दूसरे में आप क्योंकि आपको भूख काफ़ी लग रही है तो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत, तीसरे में फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो वहाँ पे भी है कि क्या कुछ खाया जाए। तो इस प्रेगनेंसी के दौरान क्या कुछ सही खान पान है जो अपने डाइट में महिलाओं को रेगुलरली मतलब शामिल करना ही चाहिए? अगर हम पूरे प्रेगनेंसी के बारे में बात करें तो पहले 3 महीने फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है और आयरन ज़रूरी है। तो ऐसा खाना जिसमें फॉलेट हो और आयरन रिच फूड हो, विटामिन B6 रिच हो, जैसे कि आपके हरे पत्ते हो गए, सब्जी हो गए, हरे साग सब्जी है, लाल दिखने वाला, पीला दिखने वाला, जितने भी फल और वेजिटेबल्स हैं आपको ये ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा पूरे प्रेगनेंसी में पानी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं वो आपको हाइड्रेट करने में हेल्प करेगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स की दिक्कत है, जो कि लास्ट ट्रिमेस्टर आते आते हो ही जाती है, उनके लिए पानी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको मिल्क प्रोडक्ट्स ले लेने चाहिए, आपको लीन मीट लेना चाहिए, बॉइल्ड एग लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ले सकते हैं और अखरोट ले सकते हैं। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप अंजीर कभी कभी ले सकते हैं। जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है वो अनार थर्ड और सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही लेंगे। उसके अलावा आप पपीता खा सकते हैं। आप पपीता आपको फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं खाना है, लास्ट में पका हुआ पपीता खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। बनाना ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं आप, और नाशपाती ले सकते हैं। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप इंडिया से बाहर हैं या ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको एवोकाडो मिलता है तो वो परफेक्ट मील होता है। मिल्क लें लेकिन अनसैचुरेटेड नहीं लें। पका हुआ हमेशा खाना खाएं, कच्चा मांस नहीं खाना है आपको, कच्चा एग भी नहीं खाना है। स्प्राउट्स भी शुरू के 6 महीने आपको अवॉइड करना है, मतलब कुछ भी रॉ मटेरियल आप नहीं खाएंगे। लास्ट में जो आपको मन करता है आप खा सकते हैं। कोशिश करिए पैक्ड फूड नहीं खाएं, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाएं, पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता, ये बहुत अर्ज होती है लोगों को खाने के लिए, तो ये आपको अवॉइड करना है। साथ में आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, वॉक करें, योगा करें और मेडिटेट करें। बिल्कुल। ये एक जनरली एलोपैथिक में भी ये कहा जाता है कि क्योंकि जैसा हमने कहा कि अब जो बच्चे का स्वास्थ्य है वो आपके स्वास्थ्य से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो महिलाएं इस वक्त अगर कोई समस्या हो भी गई है, कुछ बीमारी है, सर्दी खांसी, तो दवा लेने से हिचकती हैं। जैसे आपने कहा कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन की भी एनीमिया एक समस्या हो सकती है। तो अगर हम होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली की बात करें तो क्या अगर महिला इस वक्त किसी समस्या से जूझ रही हैं, अगर किसी बीमारी से वो परेशान है, तो इसमें उनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है, उन्हें मेडिसिन दिया जा सकता है? मैं आपको बताऊं, होम्योपैथी बहुत अच्छा विकल्प है अगर आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, आपको कंटिन्यूसली टायर्डनेस है, आपका लो बीपी हो रहा है, आपको उल्टी बहुत ज़्यादा लग रही है, या कॉन्स्टिपेशन है, या आयरन की कमी है, होम्योपैथी में बहुत अच्छे दवाएं हैं। कुछ पेशेंट्स को हमने देखा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब हम आयरन टैबलेट्स देते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसके कारण उनको फिर बाद में पाइल्स की दिक्कत भी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप होम्योपैथी लें, आपका आयरन लेवल कभी कम नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत नहीं होगी। होम्योपैथी में कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो हम 4th मंथ से चालू करते हैं और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक हम प्रिस्क्राइब करते हैं। बायो कॉम्बिनेशंस बोलते हैं हम उसको। इससे क्या होगा, आपके प्रेगनेंसी में जो फॉल्स लेबर लास्ट में पता चलते हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। आपको जो थकावट है, बैकएक है, उसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं होती हैं। बट हर पेशेंट्स के अलग अलग साइन सिम्टम्स होते हैं, इसलिए उनसे बात करने के बाद, केस लेने के बाद ही होम्योपैथी उसको दी जाती है। खांसी या सर्दी जुकाम की बात करें तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको प्रेगनेंसी में एलोपैथी बहुत सारी दवाएं रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो होम्योपैथी में ऐसे बहुत सेफ दवा हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन, कफ कोल्ड, सर्दी जुकाम, फ्लू, इनफैक्ट फीवर के लिए भी देना अच्छा रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो मैं बोलूँगी अगर आपको कुछ भी ऐसा है तो आप ज़रूर किसी होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएं। अभी जैसे सर्दियों का वक्त शुरू हो गया है और हर जो मौसम है वो अपने साथ कुछ न कुछ चुनौती लेकर आती है। सर्दियों के वक्त खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें किन किन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या कुछ प्रिकॉशन इस सीज़न के हिसाब से उन्हें लेने की ज़रूरत है? आप प्रेगनेंसी में किसी भी ट्राइमेस्टर में हैं,
होता क्या है, ठंड में ना हम यूजुअली पानी अपना कम कर देते हैं क्योंकि हमको प्यास लगती नहीं है। तो स्पेसिफिकली गर्भवती महिलाएं जो हैं वो पानी पे ध्यान दें, डिहाइड्रेशन नहीं तो हो जाएगा। अगर आपने 2 से 3 लीटर पानी रोज़ नहीं पिया है तो आप डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाएंगी, या तो फिर उसके बाद आप शॉक पे जा सकते हैं, या प्रीटर्म लेबर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब बच्चा जो है वो अपने समय से पहले निकल कर आ जाएगा। तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा एक बड़ी चुनौती होती है ठंड के टाइम पे। इसके अलावा कई लोगों को हेडेक होता है तो समझ नहीं पाते हैं कि हेडेक बीपी बढ़ गया है इसलिए हो रहा है या ठंड के कारण हो रहा है। आपको अचानक से टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। वो देखा हुआ है कि हम अभी गर्म पानी से नहाए और तुरंत ठंडे में चले गए हैं, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम बहुत कॉमन देखा गया है, तो वो तो आपको अवॉइड करना ही है। अगर आपको कफ कंटिन्यूसली हो गया और दवाएं बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं हर पैथी में, तो फिर क्या होगा, अगर आप फाइनल ट्राइमेस्टर पे हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं, तो आपको वही प्रीटर्म लेबर के चांसेस फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम जैसे खान पान और दवाई की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी मनोस्थिति है, आप उस वक्त खुश हैं या फिर कितना आप स्ट्रेस ले रही हैं, वो भी उसका भी बच्चे पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस क्योंकि मुझे लगता है कि एक हद तक ये ऐसी एक प्रॉब्लम हो जाती है जिस पे आप एक टाइम के बाद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कि स्ट्रेस है, कई कॉम्प्लिकेशंस है, काफ़ी डर है। तो इस वक्त स्ट्रेस आप उतना ना लें, है ना, या फिर स्ट्रेस आप रिलीज़ कर पाएँ, अगर ले भी रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ उपाय है? मैं तो यही बोलूँगी, जिस दिन से आपको पता चला है कि आप माँ बनने वाले हैं, आप अपनी प्रिपरेशन तैयार कर दीजिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये होना है, सेकेंड में होना है और थर्ड में होना है। थर्ड आपका सबसे बिजी ट्राइमेस्टर रहता है, तो आप फालतू चीज़ों पे ध्यान ना देके आप अपने पे और आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पे ध्यान दें। जब आपका बच्चा आएगा तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आप प्लान कीजिए बच्चा कैसे आएगा, कब आएगा। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व कीजिए। जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो पॉजिटिव बात करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, जैसे मेडिटेशन हो गया, अच्छा गाना सुनिए, बुक्स रीड कीजिए। आप अगर रिलीजियस हैं तो आप मंदिर जाइए या अपने कोई भी रिलीजन से रिलेटेड बुक्स पढ़ना चालू कीजिए। ऐसे लोगों से आपको कंटिन्यूसली बात करना चाहिए जो कि एक्सपीरियंस्ड है। एक तो आपका डॉक्टर, उसकी एडवाइस तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अभी ही न्यूबॉर्न बेबी को जन्म दिया है या जो ऑलरेडी माँ बन चुके हैं, वो आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगे और आपको उससे डरना नहीं है। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग। और अगर आप अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे डिप्रेशन पे चले गए, जो कि बहुत कॉमन महिलाओं में देखा गया है, क्योंकि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं है या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो ईदर वेज एट द एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन पे चले जाते हैं या आप अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं। अगर ऐसी समस्या है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन लें, डॉक्टर से मिलके, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा और आराम लगेगा। बट डिप्रेशन हटाने के लिए आप ऐसा काम करें जो आपको अच्छा लगता है और स्ट्रेस नहीं लें। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना होगा आपको। हाँ बिल्कुल, ये 9 महीने ऐसा टाइम है कि स्ट्रेस आप जितना कम ले उतना अच्छा है, और ऐसे ऐसे उपाय आप निकाल कर लाएं जिससे आपका मन थोड़ा लगा रहे। इसके जैसे ये तो मान लीजिए कि एक स्ट्रेस है जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कुछ सर्दी या खांसी है तो उसको आप कुछ समय तक रह के ये चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी जेनेटिक बीमारी होती है, जैसे मान लीजिए कि महिलाएं हैं जो डायबिटिक हैं, है ना, तो ये समस्या एक वैसी हो जाती है कि फिर वो शायद आपके क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये आपके बच्चे में भी जा सकती हैं। अगर कुछ ऐसी बीपी की समस्या हो गई या थायराइड की समस्या हो गई, अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले ही ये समस्या है, तो क्या कुछ अलग से उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ अलग से ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है? अगर आपको मालूम है पहले से कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है या शुगर की परेशानी है, या आप ओवरवेट हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तब भी प्रेगनेंसी के टाइम ये सारी बीमारी होने के चांसेस आपके केस में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आप हमेशा एक अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को लीजिए, उनसे पहले डिस्कस कीजिए कि मेरा बीपी ये रहता है, मेरे शुगर लेवल्स ये रहते हैं। उसके बाद उनसे मिलने के बाद ही आप अपने बच्चे को प्लान करें। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है और उसके बाद भी एलोपैथी दवाएं आपकी चल रही हैं शुगर के लिए और बीपी के लिए या थायराइड के लिए, और उसके बाद भी आप हायर लेवल पे हैं, तो आप किसी होम्योपैथी चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं। उनको अपनी केस हिस्ट्री बता के, कुछ होम्योपैथी दवाएं ऐसी हैं जो आपको हेल्प करेंगी ये सब कम करने में। डॉक्टर प्रियंका, आप लगभग 15 साल से प्रैक्टिस में हैं। कई मरीज़ों को आपने इन समय में देखा होगा। अगर प्रेगनेंसी की ही हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपके पास पेशेंट्स आती हैं, जो महिलाएं, वो क्या समस्या लेकर आती हैं इस वक्त?
एक तो जी मचलाना बहुत ज़्यादा कॉमन है, बॉडी पेन, बैक एक बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद अगर हम देखें तो कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स और अनीमिया, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में या डेवलपिंग कंट्री में हम देखें तो माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, सही हमको नहीं मिल पाता है या मालूम नहीं है कि क्या खाएं तो आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और आपके बच्चा जो भी है आपके पेट गर्भ में उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन जाए। तो कॉन्स्टिपेशन ये सब की शिकायत बहुत देखी है। फिर मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, तो होम्योपैथी में ऐसी कोई दवा है या ऐसा कुछ योगा, एक्सरसाइज, डाइट, हम ऐसी क्या चीज़ करें कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही चले जाएं। कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि बच्चा अभी नीचे नहीं आया है, लाइटनिंग जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में, वो नहीं हुआ है तो अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे का हेड डाउन नहीं हुआ है। तो आप मानेंगे नहीं, होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवा है जो एक्चुअली आपको इस वक्त हेल्प कर सकती हैं। जो बच्चा नीचे नहीं आया है, उसका हेड डाउन नहीं हुआ है, जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं, उसके लिए कुछ दवाएं हैं, अगर सही समय से सही पोटेंसी में दी जाए तो ये भी हो सकता है। क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसकी शायद एलोपैथिक में वैसा कोई इलाज ना हो, लेकिन होम्योपैथिक में उसका ट्रीटमेंट है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम की ही बात की जाए तो? कई बार आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एलोपैथी में यूजुअली प्रेगनेंसी में डिप्रेशन की मेडिसिन नहीं दी जाती हैं या दी जाती हैं तो बहुत मिनिमम दी जाती हैं, क्योंकि वो बच्चे पे भी ट्रांसफ़र होने के जो भी आप दवा ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, वो बच्चे की तरफ जा सकते हैं। तो होम्योपैथी में डिप्रेशन के लिए, हेयर फॉल के लिए, स्किन पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि अगर आप एलोपैथी में जाएंगे तो हर स्किन एप्लीकेशन के लिए यूजुअली स्टीरॉयड बेस्ड मेडिसिन आपको मिलते हैं। तो होम्योपैथी में कई बार क्या होता है, मेलिस्मा, आपने देखा होगा जब हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं तो फेस में पूरा बटरफ्लाई जैसा पिगमेंटेशन आ जाता है, जॉइंट्स में पिगमेंटेशन आ जाता है, स्किन कलर चेंज हो जाता है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, कई बार एक्ने भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो पेशेंट इसके लिए भी दवा लेने आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं होम्योपैथी के साथ। जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आप कितनी भी देखभाल क्यों ना करें, कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कि जो बच्चा है वो पेट में नहीं रह पाता है और अबॉर्शन से आपको सफ़र करना पड़ता है। अगर किसी महिला को कि पहला अबॉर्शन है तो क्या कंसीव करने से पहले, दोबारा बच्चे कंसीव करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है उन्हें? हाँ, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपकी हिस्ट्री है कि अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा हुए हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप एक तो अपने डॉक्टर से मिलें और जब आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है 10 वीक में, 6 वीक में और 12 वीक में अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप पहले नहीं ट्रीटमेंट करवा पाए हैं और अब आपको पता चला है और अब आपको याद आया है कि मेरे पहले भी अबॉर्शंस हो चुके हैं, तो इस वक्त अगर आप होम्योपैथी दवा लेंगे तो आपके अबॉर्शन के चांसेस जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है वो 80 to 90% काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर आपकी हिस्ट्री रही है कि 8वें महीने या 9वें महीने में पेट में ही बच्चा मर गया है या बच्चे की ग्रोथ उतनी नहीं हुई है जिसके कारण आपको डॉक्टर बाद में सजेस्ट करते हैं कि बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, तो वी नीड टू गो फॉर अबॉर्शन, तो उस कंडीशन में भी आप हमेशा एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं। ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं होम्योपैथी में जो कि केस लेने के बाद दें अगर प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये जो आपके साथ पहले हुआ था या इस बार होने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। क्या कुछ ऐसी संक्रमण भी है जिससे महिलाओं को इस वक्त बच के रहना चाहिए, जो शायद काफ़ी इजीली इस वक्त उन्हें हो सकते हैं? बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका विजाइना का पीएच जो है वो बहुत आराम से चेंज हो जाता है, तो आप ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के थ्रू। जब आप लास्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी कॉमन होती है। पहले से कुछ रुबेला, साइटोमेगेली बैक्टीरिया होते हैं जो आपको पहले अटैक कर चुके हैं या तो इस वक्त कर रहे हैं, तो आपको आपका हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ में वाइट डिस्चार्ज के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छे मेडिसिन हैं, अगर आप वो लेंगे तो आपके जो इन्फेक्शन चांसेस है, बैक्टीरिया हो या वायरल इन्फेक्शन हो, वो काफ़ी कम हो जाता है। कई बार क्या होता है, अगर हम इससे हटकर बात करें, जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं वो अगर प्रेग्नेंट हुए हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका जो अस्थमा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। ऐसे में आप इन्हेलर कई बार रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं डॉक्टर्स कि अब आप क्योंकि ऐसे कंडीशन में हैं तो आपको इन्हेलर नहीं लेना चाहिए।
इस कंडीशन में अगर आप एक तो आप अवॉइड करिए वैसे सिचुएशंस जहाँ से आपको दमा की प्रॉब्लम उपट रही हो या दमा होने वाला हो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके ब्रीदिंग इश्यूज़ के लिए होम्योपैथी मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, तो ये भी आपको काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। कई बार क्या होता है, लास्ट ट्रिमेस्टर में हम देखते हैं कि उनका SGOT PT या जॉन्डिस बहुत कॉमन है। लास्ट प्रेगनेंसी में फीमेल को जॉन्डिस देखा गया है। इसके लिए भी फिर एलोपैथी में रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कई बार, तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे मेडिसिन हैं जो आपके जॉन्डिस लेवल को कम करेंगे। अभी जो खैर हमारी दर्शक है, खासकर वो महिलाएं जो गर्भवती हैं, उन्हें क्या कुछ और ख़ासकर जो अपने लास्ट ट्रिमेस्टर में है, क्या उन्हें आप कुछ अगर सुझाव देना हो इस वक्त तो क्या देंगी? एकदम अगर आप आपके लास्ट ट्राइमेस्टर में हैं, बैठिए बिल्कुल मत। ये कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फीमेल्स को देखा है ये करते हुए कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे नहीं होगा। अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी में हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो मेरा सजेशन ये है, नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आप वॉक कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए अंडर किसी योगा एक्सपर्ट्स के थ्रू अगर आप पूछ सकते हैं, या एंटीनेटल केयर क्लासेस अगर आप ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप वो कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्लीप ले लीजिए, क्योंकि जब बच्चा बाहर आएगा तो आपको नींद नहीं मिलने वाली है। पैम्पर योरसेल्फ जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, पानी पीना है, अच्छा साग सब्जी खाना है और रेस्ट करके खुश रहना है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर प्रियंका ने कहा है कि बिल्कुल भी रेस्ट करने का समय नहीं है। अच्छा खान पान आप इस वक्त अपने डाइट में शामिल करिए, क्योंकि सर्दी का वक्त चल रहा है और जैसा इन्होंने बताया कि डिहाइड्रेशन जो है वो लोग पानी नहीं पीना चाहते हैं इस वक्त, लेकिन पानी आप पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। डॉक्टर प्रियंका, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिस तरीके से आपने हर एक बारीकी को इतनी सरलता से आपने हमारे दर्शकों को समझाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे स्वास्थ्य चर्चा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।